Let's then move to the next topic, which is this is the chapter that we are starting with, chapter number 4 of your textbook, single variable differentiation. And today we are going to talk about the first section, 4.1, slopes of curves. We'll also cover 4.2 today. So we are starting with this chapter now, single variable differentiation. अब तक हम बात कर चुके हैं functions की, तरह तरह के functions की, linear functions, quadratic functions, polynomials, power functions, exponential functions. Economics में हम बहुत बारी interested होते हैं ये जानने में कि किस तरीके से variables change हो रहे हैं. It could be over a period of time. It could be a relationship between two variables, and how with the change in one variable, what is the change in the other variable. And these kinds of changes, ये जो entire study है about changes in variables, ये हमको differentiation से समझ में आती है. I will begin with an example. ये एक demand function है of some commodity X, which is let's say A minus BP, where P is the price of commodity X. Now, suppose you are the person who is selling this commodity. ठीक है, ये X commodity जो है, आप इसको sell कर रहे हो, right? So आप as an अगर आप इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स अपने प्रोडक्ट के लिए लगाना चाहो तो आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो सकते हो कि सपोज अभी आपके प्रोडक्ट की प्राइस है 10 रुपीज और आपका जितना सेल होता है एट 10 रुपीज, लेट्स से दैट इज इक्विवेलेंट टू 1000 यूनिट्स. आप 10 रुपए में अपने एक्स कमोडिटी के 1000 यूनिट सेल कर पाते हो. Now, as a person who is selling this commodity, you might be interested in knowing कि अगर मैं इस commodity का प्राइस 10 रुपए से इंक्रीज करके 15 कर दूं या 20 कर दूं या 11 कर दूं तो मेरी क्वांटिटी पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा. राइट, यू कुड बी इंटरेस्टेड इन नोइंग दिस. क्या मेरी क्वांटिटी बहुत ज्यादा डिक्रीज होगी, बाय हाउ मच वुड इट डिक्रीज, मेरे प्रॉफिट्स पे कितना फर्क पड़ेगा, ऑल ऑफ दैट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन नोइंग. दिस इज समथिंग जिसमें आप एक वेरिएबल के चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज हो रहा है ये जानने में इंटरेस्टेड हो. यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल है प्राइसेस और दूसरा वेरिएबल है डिमांड. राइट, तो आप जानना चाहते हो कि जब आप प्राइस इंक्रीज करते हो तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड पे कितना फर्क पड़ता है. नाउ दीज काइंड्स ऑफ चेंजेस आर वेरी वेरी important and very very crucial in the science of economics, not just in the consumer theory but बहुत सारे aspects में आप इन चीजों को स्टडी करने की कोशिश करते हो. या तो ये जानना चाहते हो कि एक वेरिएबल के चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज हो रहा है. जैसे यहाँ पे आप जानना चाहोगे कि अगर आप प्राइस 10 रुपीज से 11 करते हो तो आपके कमोडिटी के डिमांड पे कितना फर्क पड़ रहा है. क्या ये 900 हो रही है या ये 950 हो रही है या ये 700 हो रही है. तीनों ही केसेस में आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा या आपके जो इम्प्लीकेशंस होंगे, आपका जो एक इकोनॉमिक एक्शन होगा वो डिफर करेगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक वेरिएबल के चेंज की वजह से दूसरे वेरिएबल के चेंज में कितना चेंज हो रहा है दूसरे वेरिएबल में. समटाइम्स यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन नोइंग कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से चीजें चेंज हो रही है. सो फॉर एग्जाम्पल, आप लेट्स से सेंट्रल बैंक में काम करते हो, आप आरबीआई में काम करते हो और आपको कुछ मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करनी है. ठीक है, आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो अपने मॉनेटरी सिस्टम में. उसके लिए आप ये जानना चाहते हो कि आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है. ठीक है, आप देखना चाहते हो कि पिछले 5 साल में, हम अभी 2020 में है, तो पिछले 5 सालों में प्राइसेस किस तरीके से चेंज हुए हैं. राइट, सो PT represents the prices in that time period. Now again you are talking about some kind of change. You are talking about the changes in prices. But now the difference is that you are talking about the changes in the prices with respect to time. जिसका क्या मतलब है कि अगर मैं 2015 से आगे मूव करके 2016 पे पहुंचती हूँ तो प्राइसेस में कितना चेंज हो रहा है. What is the change in price that I get when I move from 2015 to 2016. Again, you are talking about changes in prices now with respect to changing time, right? So primarily these are the kinds of changes that you are interested in discussing when you talk about economics. They are integral for any economic actions. आप अगर इस चेंज इन प्राइस विद रिस्पेक्ट टू टाइम से ये दिखाते हो कि आपका इन्फ्लेशन कितना चेंज हो रहा है,
कि प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं या क्या प्राइसेस डिक्रीज हो रहे हैं, अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो किस किस रेट पे इंक्रीज हो रहे हैं, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं टू डिजाइन द मॉनेटरी पॉलिसी. In economics, we are surrounded by these kinds of changes. We are always interested in knowing what happens when this happens. What is the change in X when Y changes, or vice versa, right? So it becomes very important to study these changes, and differentiation allows us to study these changes. So derivative is nothing but a study of changes. ठीक है? Now, more technically, how can we mathematically construct these changes, and how can we study these changes mathematically? Now, we have talked about a kind of function in the previous chapter, which is a linear function, right? जिसमें हम बोलते हैं कि function किस तरीके से दिखता है? Either it is increasing or it is decreasing, right? So let's say this is an increasing function here. You have x here, you have y here. Now हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम यहाँ पे जो पैरामीटर है a, जो कोफिशिएंट है a, that represents the slope of this function, right? Slope क्या बताता है आपको? Is positive. Then we know that this is an increasing function. ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर में. अगर a नेगेटिव है, देन वी नो दैट दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. अगर a की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इफ a इज लार्ज एंड पॉजिटिव, देन वी नो कि जो स्टीपनेस होगी कर्व की वो बहुत ज्यादा होगी. इट विल बी स्टीपर. नाउ इफ यू लुक एट द स्लोप ऑफ दिस कर्व, यू विल एक्चुअली फाइंड सम सिमिलैरिटीज बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप. स्लोप हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बोला था कि अगर हमारे पास लेट्स से 2 पॉइंट्स होते हैं, राइट? सपोज आपके पास एक पॉइंट है a, और आपको पता है कि करस्पॉन्डिंग टू a y की वैल्यू होगी f ऑफ a, y इज इक्वल टू f ऑफ x. ठीक है, यहां पे मैं बोल रही हूं कि x की वैल्यू है a और y की वैल्यू है f है, तो ये एक कोऑर्डिनेट हो गया. लेट्स से दूसरा कोऑर्डिनेट है हमारे पास a प्लस 4 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? f ऑफ a प्लस 4, राइट? तो अब हम इन दो कोऑर्डिनेट से स्लोप निकाल सकते हैं, राइट? आप y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 विल गिव यू द स्लोप ऑफ दिस फंक्शन, जो भी ये फंक्शन है आपका. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज दैट द स्लोप ऑफ अ फंक्शन इज बेसिकली द डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. Instead of a linear function, let's say you have a curved graph here. ठीक है, आपके पास कोई इस तरीके का ग्राफ है और आप ये जानना चाहते हो कि at a particular point, let's say a point A, what is the slope of the curve at this point? आप इस स्लोप को कैसे निकालोगे? अभी थोड़ी देर पहले हमने ये समझा है ब्रॉडली दैट जो स्लोप हमें बताता है वो ही डेरिवेटिव का भी पर्पस होता है. स्लोप हमें क्या बता रहा है कि को लिखूं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इसको मैं लिख सकती हूँ डेल्टा y चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x. तो x के चेंज की वजह से y में कितना चेंज हो रहा है, ये बेसिकली स्लोप हमको बताता है. और डेरिवेटिव का भी पर्पस यही है. तो एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ कि स्लोप और डेरिवेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है. नाउ सपोज यू हैव अ फंक्शन लुकिंग लाइक दिस एंड आई वांट टू नो कि इस फंक्शन में इस पॉइंट पे फंक्शन का स्लोप क्या है. ठीक है ना, जो भी इस फंक्शन का स्लोप होगा वो ही इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी होना चाहिए इफ द स्लोप एंड द डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट्स आर सेम. सो I am saying that I can find, now this is a curved function, this is a linear function. The difference between the linear function and a curved function is कि linear function में जो slope होती है वो constant होती है. At each of the point, किसी भी आप कोई भी x के point पे आ जाओ, आपको जो करो आपको same मिलेगी slope, which is a, right?
फंक्शनल फॉर्म में अगर हम देखें तो ए है, और ये कांस्टेंट होती है, चाहे आप इस पॉइंट पे कैलकुलेट करो, चाहे इस पे करो, चाहे इस पे करो, ठीक है। लिनियर फंक्शंस का प्रॉपर्टी है दैट द स्लोप इज कांस्टेंट। कर्व फंक्शंस में आप नोटिस करोगे कि स्लोप चेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे स्लोप कुछ और होगी, यहाँ पे स्लोप कुछ और होगी, यहाँ पे स्लोप कुछ और होगी, ठीक है। अब हम कर्व फंक्शंस के लिए स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? I say that I can find the slope of this function at point A by making a tangent at point A and calculating the slope of this tangent. मैं क्या कर सकती हूं, मैं पॉइंट A पे एक टेंजेंशियल लाइन प्लॉट कर सकती हूं, और मैं इस टेंजेंशियल लाइन का, विच इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टचिंग द कर्व एट पॉइंट A, this is the tangent here. If I find the slope of this tangent, then that slope will be equal to the slope of this function at point A. Saying that at point A, if this is small a, then I can say that f prime A. Now notice कि slope को मैं यहाँ पे prime, ऊपर मैंने function के ऊपर एक dash लिखा है जिसको मैं f prime read कर रही हूँ. I'm saying that the slope of the tangent to the graph at point capital A is nothing but the derivative of this function at point A. So I can say that f prime A is equal to the slope of the tangent to the curve, to this curve. Let's say this curve is y is equal to f of x at point A prime fa. Then let's look at the concept of tangent in slightly more detail. What exactly is a tangent and how do we relate it to the concept of derivative? Okay, suppose you have in a coordinate, you have 2 points, point P and point Q. मैं एक straight line draw कर रही हूँ between point P and point Q. I've drawn a straight line here. This line is called as a secant from between P and Q. Now let's say you also have a function that passes through these 2 points P and Q. ठीक है, एक फंक्शन है, अगेन दिस इज नॉट अ लिनियर फंक्शन, एक फंक्शन है जो पॉइंट P और पॉइंट Q से पास कर रहा है. मैं टेंजेंट समझना चाहती हूं कि टेंजेंट क्या है एट पॉइंट P. इसको थोड़ा और टेक्निकली समझ रहे हैं, हमने पिछले स्लाइड में देखा कि टेंजेंट होता क्या है, बट मैं इसको और टेक्निकली समझ रही हूँ. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, P और Q 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे एक सीकेंट ड्रॉ करी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी. नाउ आई एम कीपिंग P फिक्स्ड हियर और Q को मैं मूव कर रही हूँ. ठीक है, मैं Q को मूव कर रही हूँ अलोंग दिस कर्व. लेट्स से Q मूव्स हियर, Q मूव्स हियर, देन बिटवीन P एंड Q मैं मल्टीपल सीकेंट्स ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी. जो ये डिफरेंट लाइंस मैं प्लॉट कर रही हूँ यहाँ पे, व्हेन आई एम मूविंग Q अलोंग द कर्व, एक लाइन मिलेगी विच इज द लिमिटिंग स्ट्रेट लाइन दैट touches the point P and the curve at just one point, and that is called as the tangent of the curve at point P. That is a more technical definition of a tangent, कि किस तरीके से आप tangent calculate कर सकते हो. A tangent touches the curve only at a single point, whereas the secant will touch the curve at 2 points. ज्योमेट्रिकली टेंजेंट का मतलब ये है कि जब आप 2 पॉइंट्स के बीच में एक सीकेंट बनाते हो, देन द लिमिटिंग स्ट्रेट लाइन इज बेसिकली कॉल्ड एज द टेंजेंट. एंड वी जस्ट सेड पिछले सेक्शन में कि टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो ही इस कर्व का स्लोप होगा एट पॉइंट P, एंड दैट शुड बी इक्वल टू द डेरिवेटिव ऑफ द कर्व एट पॉइंट P. डेरिवेटिव का मतलब भी यही होता है दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड द चेंजेस, what is the impact of change in one variable on the other variable. यही डेरिवेटिव बताता है. स्लोप भी हमको यही बताता है. एक लिनियर फंक्शन के लिए स्लोप होता है a, जो कि कांस्टेंट होता है एट ऑल पॉइंट्स. एक कर्व्ड फंक्शन के लिए स्लोप हम कैसे निकाल सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू दैट पॉइंट. आप इस कर्व्ड फंक्शन का देखोगे कि अगर मैं अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स लूं, ठीक है, एक पॉइंट लिया मैंने यहाँ, एक पॉइंट लिया यहाँ,
तो मैं देखूंगी कि इन तीनों पॉइंट्स पे स्लोप जो है अलग है। यहाँ पे स्लोप कैसा होगा, मैं यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगी। यू विल नोटिस कि ये कर्व फिगर है और इस कर्व फिगर का जो टेंजेंट है वो हर जगह पे अलग अलग है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो कर्व फंक्शंस होते हैं उनका जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है। तो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू एक्चुअली कैलकुलेट द स्लोप। पॉइंट P हैज द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट। पॉइंट P जो है उसके लिए x की वैल्यू है a और y की वैल्यू है f ऑफ a। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, f ऑफ a। पॉइंट Q also lies close to point P on the graph. This graph is f of x, ठीक है, y is equal to f of x का ग्राफ है ये। तो पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट मैं बोल रही हूं, आई एम सेइंग दैट Q is between point P and point Q on x axis is h। तो मैं जब A से h टाइम h आगे बढ़ूंगी तो मैं पॉइंट Q पे पहुंच जाऊंगी एंड हेंस पॉइंट Q का f y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a प्लस h। तो पॉइंट Q है एक दूसरा पॉइंट इस कर्व पे, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं a प्लस h कॉमा f ऑफ a प्लस h। ठीक है, सो आई हैव टू कोऑर्डिनेट्स हियर, 2 पॉइंट्स हियर। पहला पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है a कॉमा f ऑफ a। फिर मैं h आगे मूव कर रही हूँ पॉइंट A से x एक्सिस की डायरेक्शन में, तो मैं पहुंच गई हूँ a प्लस h पे और इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ a प्लस h, जहां पे h इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर h 0 होगा तो क्या होगा, हम एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पॉइंट P। So we are saying that h is not equal to 0 or P is not equal to. So these are two distinct points on the curve. I can have a secant between P and Q and I can find the slope of this secant PQ by using the usual formula. हमारा जो usual formula है y2 minus y1 upon x2 minus x1, इसको हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये दो y कोऑर्डिनेट्स हैं और ये दो x कोऑर्डिनेट्स हैं, सो आई कैन से दैट द स्लोप ऑफ दिस MPQ विल बी f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ठीक है, डिवाइडेड बाय a प्लस h माइनस a। ठीक है, तो स्लोप क्या है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। In mathematics, this is also called as Newton quotient of f. Now imagine हम उसी डेफिनेशन को, जो हमने अभी एक डेफिनेशन पढ़ी थी secant tangent की, उसी डेफिनेशन को मैथमेटिकली यूज कर रहे हैं। हमने क्या बोला था कि जैसे Q रोटेट होते होते P के पास आएगा, we finally reach a tangential line and we are saying that while doing this, what is really happening is that a plus h is tending towards a plus h is point Q and point Q is tending towards point A। जब हम ये multiple lines draw कर रहे हैं, then we are saying that this क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे a प्लस एच था, यहाँ पे आप a प्लस एच से थोड़ा इस तरफ आए, फिर इस पॉइंट पे आप थोड़ा और इस तरफ आए, फिर आप इस तरफ आए। सो व्हाट इज रियली हैपनिंग दैट a प्लस एच इज एक्चुअली टेंडिंग टुवर्ड्स पॉइंट A और वी कैन से दैट h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0। ठीक है, h इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 बट h इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। h is tending towards 0 and h is equal to 0। अगर h equal to 0 हो जाएगा तो ये slope undefined है, हम उस पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं जहां पे h 0 के इक्वल है। This is called as limit in mathematics। इस कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में कवर करेंगे आगे के चैप्टर्स, बट फॉर नाउ यू शुड जस्ट अंडरस्टैंड कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं देन दिस इज नॉट इक्विवेलेंट टू h is equal to 0। वी आर जस्ट सेइंग कि h जो है 0 की तरफ टेंड कर रहा है। एंड ज्योमेट्रिकली ऑल्सो डेफिनेशन क्या है टेंजेंट की, कि जब ये सीकेंट इस तरीके से लिमिट करते हुए इस लाइन पे पहुंच जाए कि आप अल्टीमेटली इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करोगे तो आप अपना टेंजेंट रिसीव कर लेते हो। तो हम इस डेफिनेशन में
ये जो स्लोप की डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है, मैथमेटिकल फॉर्मूला जो लिखा हुआ है, इस डेफिनेशन में हम इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एंड अल्टीमेटली वी विल गेट द slope of the tangent by saying that the slope of the tangent at point P is equal to this equation, is equal to this formula. So f prime A, which is the slope of the tangent at point P, is equal to f of A plus h minus f of A upon h limit h टेंड्स टू 0. इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में डिफरेंस है. ये फॉर्मूला है पी क्यू सीकेंट का स्लोप और ये फॉर्मूला है टेंजेंट पी का स्लोप. इस फॉर्मूले से हमने टेंजेंट का फॉर्मूला निकाला है. वी विल कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट. अभी हमने सिर्फ स्लोप निकाली है. एंड अगेन सिंस दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट पी, हमें एक पॉइंट पता है और हमें स्लोप पता है. So coming from your learning from linear functions, जिसमें हमने यूज करा था पॉइंट स्लोप फॉर्मूला, अगर हमें एक पॉइंट और स्लोप की वैल्यू पता है तो हम उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं. स्लोप हमें पता है ये है, पॉइंट हमें पता है ये है, a and f a. I can calculate the equation of the tangent. What is the formula? Y minus y1. Y1 is this point here. fa is equal to slope. Slope हमें यहाँ पे given है. I'm just writing f of f prime a because that is what is the slope into x minus x1, and x1 is a. So this equation will give you the equation of the tangent when x is equal to at point P where x is equal to a. Now let's look at an example and see कि suppose आपको कोई एक फंक्शन वैल्यू दिया हुआ है तो आप उस फंक्शन वैल्यू पे किस तरीके से डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल सकते हो by using this concept. Let's take a simple function f of x is equal to x square and let's see how to calculate the derivative of this function. And particularly at x is equal to 1 by 2. ठीक है. So सबसे पहले हम निकालेंगे f prime x and then we can substitute x is equal to anything. We can calculate f prime half, f prime 0, f prime 1, so on and so forth by just substituting x is equal to these values in the derivative function. But पहला step है इस derivative को calculate करना. ठीक है. So we'll go step by step. First thing, you will calculate, step number 1 is you calculate, first add h to a and will be equal to what? A square. ठीक है. Now I am adding h to a and I am just computing f of a plus h, which will be what? A plus h whole square, right? This can be further written as मैं यहाँ पे x plus y whole square का फॉर्मूला लगा सकती हूँ. I can write it as a square plus 2ah plus h square. This is step 1. Step 2 is compute the corresponding change in the functional value, which is compute f of a plus h minus f of a. So for the given function I can calculate f of a plus h minus f of a by subtracting. अगर मैं इसको equation 2 बोलूँ, इसको equation 1 बोलूँ, if I subtract equation 1 from equation 2 I will get this answer. So this will be a square plus 2ah plus h square minus a square, right? A square will get cancelled out and this will be equal to 2ah plus h square. This is my second step. Third step is calculate the Newton coefficient for h not equal to 0. Remember, we don't want h to be equal to 0, which is what? F of a plus h minus f of a divided by h. हमने ये जो डिफरेंस है ये अपने प्रीवियस स्टेप में ऑलरेडी कैलकुलेट करा है. That is 2ah
plus h square. We will just divide this by h. इसको solve करेंगे, we'll get 2a plus h, right? This is step 3. Step 4 is basically, we've already completed our step 4 in step 3 itself, which is simplify the fraction. तो हमने fraction को simplify कर दिया है. जितना आप उसको simplify कर सकते हो, आप उसको उतना simplify करोगे और हमको आंसर मिला है simplify करके 2a plus h. Fifth step is the last step where we calculate the final value of this term, जहां पे h tends to 0 है. पहले टर्म में तो h है ही नहीं, तो इस बात से कोई मतलब ही नहीं है, तो हम 2a को तो ऐसे के ऐसा लिख देंगे. What value you will have of f prime a is equal to 2a, because when limit h tends to 0, then this term h will almost become equal to 0. So then we are left with f prime a is equal to 2a, and this is how you calculate the value of the derivative for a given function. तो हमने क्या बोला कि अगर हमारा फंक्शन है f of a is equal to a square, then the derivative of this function is equal to 2a. The question further asks you to calculate f prime at a specific value, let's say f prime half. Then आपको कुछ नहीं करना, आपको बस a की जगह पे यहाँ पे half लिख देना है, and you will get your answer. Similarly, at different points, you can calculate the value of f prime a. And, you can further be asked to calculate the equation of the tangent. So say the question asks you to calculate the equation of the tangent at point 1 by 2 and 1 by 4. Then again, you know how to do this. अभी हमने देखा था previous slide पे that this is the equation of the tangent, and you can use this to calculate the equation of the tangent for a given function. So if this is the information that's given to you, you can use y minus y1, which is 1 by 4, is equal to f prime, which is this value, and a यहाँ पे क्या है, half. So you can say this is the f prime a, and x minus x1, which is half. इसको आप further solve करोगे, you will get the equation of the tangent at point 1 by 2, 1 by 4. Derivatives को किस तरीके से लिख सकते हो? You can write, suppose you want to calculate the derivative of y is equal to f of x, then dy by dx is called as the differential notation. And यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप dy को dx से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है. इसका मतलब ये है कि आप डेरिवेटिव ले रहे हो y का with respect to x, meaning कि what is the change in y for a very very small change in x. इसको आप f prime x की तरह भी लिख सकते हो, जो अभी बताया था. So these are some ways that you can use to represent derivatives. You can also write d of fx divided by d of x, right? So these are some notations, some ways जो आप use कर सकते हो to represent derivatives. When for a specific case, when your input function is time. Remember in the last class I told you कि economics में बहुत बारी आप changes में interested होते हो कि कैसे prices change हुए हैं for each extra unit of time, right? अगर एक साल से दूसरे साल में गए हैं तो prices कितने change हुए हैं. Now for these specific cases जहां पे आप input में time use करते हो, हम derivative को इस तरीके से लिखते हैं. So I can write y dot t. तो जहां पे भी कभी आपको वेरिएबल के ऊपर डॉट दिखे, आपको समझ जाना है कि आप डेरिवेटिव की बात कर रहे हो, और इसलिए डॉट लिखा है क्योंकि इनपुट फंक्शन, इनपुट वेरिएबल जो है वो टाइम पीरियड है. So suppose you have, say, price is a function of time, then when I write p dot, this means that I am taking the derivative of p with respect to t. This is nothing but dp by dt. This is called as the dot notation.